एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. Now let's start with the third chapter, that is properties of natural resources. अब हमारे natural resources की अगर हम बात करें, there are three basic natural resources that we get that are very necessary for us. First one is air, second one is water and the third one is soil. So इस चैप्टर के अंदर हम इन तीन नेचुरल रिसोर्सेज की प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो कौन कौन सी चीजें हैं जो ये तीन चीजें पोजेस करती है, वो तीन रिसोर्सेज पोजेस करते हैं और इनका हमें क्या क्या यूज होता है. अब विल स्टार्ट विथ एयर. नाउ टॉकिंग अबाउट एयर, तो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज एयर या एयर किन चीजों से बनी हुई है, तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग कि वी नो दैट एयर इज समथिंग दैट इज मेड अप ऑफ इनॉर्मस नंबर्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ. अब अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट आर द गैसेस दैट आर प्रेजेंट इन एयर, ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन से गैसेस है. एटमॉस्फेयर कंप्लीटली एयर से ही बना हुआ है और हर वो गैसेस जो एटमॉस्फेयर के अंदर है वो एयर के अंदर भी काउंट होगी. अब ऑब्वियसली अगर कुछ बेसिक गैसेस की हम बात करें, सो ऑक्सीजन इज देयर, नाइट्रोजन इज देयर, कार्बन इज देयर, कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर. And so these are the gases that are present in air that are very much necessary for us and for our survival. नाइट्रोजन जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है. ऑक्सीजन की if we talk about oxygen, then it helps us in our process of respiration plus for combustion. Talking about carbon dioxide is used in fire extinguisher plus it helps in the process of photosynthesis. So these gases are very much essential for us and for our survival. अब इनकी अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो ठीक है, लेट्स कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट. टेक अ रॉड या फिर कोई भी एक स्मॉल स्ट्रिप ले लीजिए. नाउ टेक टू बलून्स ऑफ इक्वल मासेस. अब बलून का मास तो सेम है. अब दोनों बलून्स को इक्वली आप इक्वल एयर दोनों बलून्स के अंदर फिल कीजिए. मेक श्योर दैट द एयर इन बोथ द बलून्स शुड बी इक्वल. अब अगर आपने दोनों साइड, रॉड के दोनों साइड पर यहाँ पर एक बलून और यहाँ पर एक बलून इफ यू हैंग, देन ऑब्वियस, और अगर आप उसको सेंटर पॉइंट से हैंग करोगे उस रॉड को, सो ऑब्वियसली जो रॉड है वो स्टेबल रहेगा, इट वोंट मूव मच. लेकिन जैसे ही अगर आप इस बलून की हवा निकाल दोगे तो जो पूरा वेट है वो इस तरफ आ जाएगा. सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन गेट टू नो वन थिंग कि वो एक चीज है कि एयर हैज इट्स ओन मास. नाउ लेट्स डू वन मोर एक्सपेरिमेंट. ठीक है, यू विल हैव टू टेक अ सीरिंज जिसे हम इंजेक्शन कहते हैं. इंजेक्शन की अगर ऊपर की नीडल निकाल दी जाए तो बचा हुआ जो पार्ट है उसको सीरिंज कहते हैं. नाउ सीरिंज के अंदर एयर को पहले तो जो भी पिस्टन है उसको आगे और पीछे करके आप ट्राई कीजिए एयर बाहर और अंदर होती है या नहीं होती है, या कितना प्रेशर आपको लगाना पड़ने वाला है उसको अंदर या बाहर करने के लिए. नाउ नोट दैट डाउन. अब उसकी जो एंड पार्ट है, नाउ पुट योर फिंगर ऑन दैट पार्ट so that the upper part or the open part is closed. Now try to pull the piston in backward direction. Would you be able to do it in the same way? No. Now why? अब इससे हमें, इन दो एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ चीजों की, एयर की कुछ प्रॉपर्टीज का पता चलता है. उन चीजों की वजह से ये एक्सपेरिमेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज कि एयर हैज मास एंड वेट. Obviously from first experiment we got to know एयर का मास होता है और उसका वेट भी होता है. Now what is difference between mass and weight? कि वेट वो पुल होता है जिससे जो अर्थ है वो उस जो ऑब्जेक्ट है उसको पुल कर रही है. द वेट विथ विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज इट्स वेट. तो मास को, जिस मास जो होता है वो हर ऑब्जेक्ट का हर प्लैनेट पे इट्स गोइंग टू बी द सेम, बट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन एवरी अदर प्लैनेट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. व्हाई? बिकॉज एवरी प्लैनेट इज गोइंग टू पुल दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट विथ डिफरेंट ग्रेविटी. और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है जो वेट होता है, बट मास जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी होता है. सो मास जो है इट्स अ फिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल. मास हर ऑब्जेक्ट का हमेशा फिक्स होता है wherever we keep it, but the weight keeps on changing depending on the gravity and the pull with which the object or the earth or the planet is pulling that object. Now molecules of gases in air moves constantly. अब बात करते हैं कि सिरिंज के अंदर क्या होता है. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं सिरिंज के अंदर. अब जब हम उसके ऊपर अपनी फिंगर लगा देते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल्स है इट स्टार्ट्स अप्लाइंग प्रेशर, अप्लाइंग फोर्स ऑन आवर फिंगर. उसकी वजह से एक प्रेशर अप्लाई होता है हमारी फिंगर के ऊपर. दैट यू विल बी एबल टू नोटिस वंस यू परफॉर्म दैट एक्सपेरिमेंट ऑफ सिरिंज.
नाउ व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस एंड एयर स्ट्राइक अगेंस्ट अ बॉडी, प्रेशर इज क्रिएटेड। जब जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी बॉडी को स्ट्राइक करते हैं तब एक प्रेशर क्रिएट होता है, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर वो प्रेशर होता है जो क्रिएट होता है व्हेन इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ एनी बॉडी। ना अब वो जो सिरिंज का एक्सपेरिमेंट है, आप ट्राई टू डू इट विद डिफरेंट एंगल्स, वर्टिकल रख के कीजिए, 60 डिग्री पे एंगल पे रख के कीजिए, और हॉरिजॉन्टल रख के कीजिए, यू वुड बी एबल टू अज्यूम और यू वुड बी एबल टू नोट डाउन कि सेम प्रेशर ही अप्लाई हो रहा है, सेम फोर्स ही अप्लाई करने पड़ने वाली है आपको उसे आगे या पीछे ढकेलने के लिए, और सेम फोर्स ही अप्लाई होने वाली है ऑन द फिंगर विच यू हैव केप्ट ऑन द ओपन साइड ऑफ द सिरिंज। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इट्स गोइंग टू बी द सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट्स सेम इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये जो होता है ये सेम होता है सारे डायरेक्शंस के अंदर। एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट 101400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी लेवल के ऊपर, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बेसिकली द प्रेशर जो एयर अप्लाई करती है सरफेस के ऊपर। अब ये जो प्रेशर होता है सरफेस सी लेवल के ऊपर जो होता है वो होता है 101400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑब्वियसली प्रेशर का जो यूनिट होता है वही यहाँ पे यूज होगा। इट्स मेजर्ड यूजिंग अ बैरोमीटर, सो प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग अ बैरोमीटर। Now Daniel Bernoulli's principle. Daniel Bernoulli was a scientist who predicted one thing, who not predicted, he experimentally proved this thing कि वो कुछ चीजें कैसे होती है। That and the first thing is the blow of wind, कि हवा क्यों बहती है, वो इन्होंने अपने इस स्टेटमेंट के थ्रू प्रूव किया था। What he stated was when velocity of air increases, air pressure decreases. जब हवा की वेलोसिटी बढ़ जाती है तो एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। Now how does that happen? What he meant was, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है और विंड इस डायरेक्शन में ब्लो हो रही है, इफ दिस इज माई ऑब्जेक्ट और ये दिस इज माई ऑब्जेक्ट एंड विंड इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो एयर का जो ऑब्वियसली जो प्रेशर है, तो इसके ऊपर का जो प्रेशर है ये डिक्रीज हो जाएगा। Whereas अगर इसका जो प्रेशर है वो कम हो गया, मतलब कि फॉर एग्जांपल इनिशियली ये इस लेवल से बढ़ रहा था, अब इसका जो इंटेंसिटी है, पहले इसका था 10 न्यूटन स्पीड है तो फिर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से था एयर। नाउ द न्यू स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड, न्यू स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड, तो जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। सो देयर इज जस्ट वन थिंग कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर विंड जो ब्लो हो रही है, इफ दिस वेलोसिटी ऑफ विंड इंक्रीजेस देन प्रेशर डिक्रीजेस, whereas if the velocity of wind decreases then the pressure increases. So the air pressure decreases perpendicular to the direction of motion of wind. मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट का ऑब्वियसली विंड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, विंड इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, विंड इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, बट द प्रेशर जिसके अंदर जो वेलोसिटी ऑफ प्रेशर है इस या इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो कम होगा, वो होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऑब्वियसली विंड इस डायरेक्शन में है लेकिन हमारा प्रेशर किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ये which is perpendicular to the direction of motion, 90 डिग्री पे है वो दोनों। This results in rapid flow of surrounding air from higher to lower pressure. अब इससे क्या हो जाता है, अगर प्रेशर किसी भी जगह पे डिक्रीज हो जाता है, अब लेट्स अज्यूम कि यहां पर पूरी है एयर 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 एयर। नाउ फॉर लेट्स अज्यूम कि यहां पर कुछ जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो कम हो गई है यहां पर, सो तो जो एयर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाती है, सो दैट द प्रेशर विल बी एक्यूमुलेटेड, ताकि जो प्रेशर है उसको इक्वलाइज किया जा सके। उस रीजन की वजह से जो विंड है वो ब्लो होती है, इसे हम ब्रीज कहते हैं बेसिकली, जब एक जगह से दूसरी जगह एयर एक लिमिटेड अमाउंट के साथ ब्लो हो रही होती है। नाउ देयर इज वन मोर एक्सपेरिमेंट दैट यू नीड टू परफॉर्म। टेक अ ग्लास, अब उस ग्लास के अंदर फिल इट विथ वाटर और उसके ऊपर एक स्ट्रॉ रख दीजिए। नाउ above the straw के जस्ट ऊपर से आप हवा को ब्लो कीजिए। The moment you do it, some amount of water will be spilled out. Now why does that happen?
दैट हैपन्स बिकॉज जब हम एयर को उसके ऊपर से ब्लो करते हैं, आई जस्ट टोल्ड यू कि जब एयर की स्पीड इंक्रीज होती है तो प्रेशर ऊपर से डिक्रीज हो जाता है. द मोमेंट यू ब्लो द एयर फ्रॉम अबव, फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्ट्रॉ, तो उसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है. टू कंपनसेट विद दैट प्रेशर, जो नीचे का वाटर है वो ऊपर की तरफ आता है एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर इज स्पिल्ड आउट इन फॉर्म ऑफ फाउंटेन के जैसा दिखता है वो, इन फॉर्म ऑफ फाउंटेन. अब द मोर फोर्सफुल the air that you blow on it is, the more water will be spilled out. मतलब कि जितना ज्यादा forcefully आप उसके ऊपर से air को blow करोगे, the more and more water will come out. So it completely depends on how much the velocity of wind that you blow, velocity of wind is going to be, and the intensity with which you are going to blow the air above the top of the straw. ताकि और उतना उसके proportional में ही जो water है it's going to be spilled out from the straw. अब there is one more thing that you need to do. एक और एक एक्सपेरिमेंट है, in that you need to take a glass and fill it with ice. अब कुछ देर के बाद you'll be able to observe कि बहुत सारे water droplets और ग्लास के बाहर की तरफ जमा हो गई. Now why does that happen? Now we know कि जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है. अब ग्लास के अंदर बहुत आइस जब हम डालते हैं तो ऑब्वियसली द सराउंडिंग्स ऑफ द ग्लास इज आल्सो गोइंग टू गेट कूलर. द मोमेंट द एयर सराउंडिंग द ग्लास गेट्स कूल्ड, तो जो वहाँ की उसके अंदर जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होता है, जो वाटर वेपर्स होती है, इट गेट्स कूल्ड डाउन और वो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वो इन द एंड जो वाटर ग्लास है उसके ऊपर आकर सेटल हो जाती है. दिस थिंग इज नोन एज कंडेंसेशन. अब देयर इज वाटर वेपर्स इन एयर व्हेन दिस, मतलब कि वही जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स होता है, व्हेन दिस वाटर वेपर कूल्स डाउन. अब जब ये वाटर वेपर्स कूल डाउन हो जाती है, दे आर अगेन कन्वर्टेड इनटू वाटर. वो फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में खुद को कन्वर्ट कर लेती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन. अब ह्यूमिडिटी ऑफ एयर की अगर बात करें, ह्यूमिडिटी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट इज प्रेजेंट इन एयर. अब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी या ह्यूमिडिटी कम होगी, ये चीज डिपेंड करती है ऑन वेरियस फैक्टर्स. व्हाट दोस फैक्टर्स कैन बी? ऑब्वियसली दैट फैक्टर कैन बी प्लेस. अब अगर if a person is staying near a source of water, let it be sea, let it be a river or let it be a dam, तो उस जगह पे जो ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा होगी. Whereas if a person is staying in a desert, तो फिर वहाँ की जो ह्यूमिडिटी है वो कम होगी. So it is definitely dependent on the place. Secondly, it's time of the day. कि किस दौरान जो ह्यूमिडिटी है वो हम काउंट कर रहे हैं, कि वो डे में हम काउंट कर रहे हैं या वो नाइट में हम काउंट कर रहे हैं. द ह्यूमिडिटी इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन दैट टू. वेपर होल्डिंग कैपेसिटी, कि जो एटमॉस्फेयर है, हाउ मच, व्हाट कैपेसिटी डज इट हैव टू होल्ड द वेपर्स. ऑब्वियसली बिकॉज अगर बहुत डेजर्ट एरिया है और वहां पर अगर ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो वहां ह्यूमिडिटी बहुत कम इसीलिए भी होती है बिकॉज द सैंड एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ वाटर वेपर्स, प्लस वहां के जो प्लांट्स होते हैं इट एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ वाटर. तो उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी है वो कम होती जाती है. टेम्परेचर एंड सीजन, ऑब्वियसली किस टेम्परेचर पे हम लोग ह्यूमिडिटी देख रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर लोअर टेम्परेचर होगा ह्यूमिडिटी इज गोइंग टू बी लेस, whereas at higher temperature ज्यादा वाटर इवेपोरेट होता है and the humidity is going to be more. And with season likewise, जैसा मैंने कहा, अगर उसकी बात की जाए समर्स के अंदर हम देखें तो ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, अगर विंटर्स में देखें तो कम ह्यूमिडिटी होगी. तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सीजन. नाउ व्हाट इज ड्यू? अब जब टेम्परेचर कम हो जाता है स्पेशली ड्यूरिंग विंटर सीजन्स या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट एट नाइट, तो जो टेम्परेचर है इट रिड्यूसेस. नाउ जब ये टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है तो जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी या मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है एटमॉस्फेयर की, इट रिड्यूसेस. अब वो ज्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. अब वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है उस चीज को हम कहते हैं ड्यू. So when temperature of air is low, its capacity to hold vapor is reduced. जब टेम्परेचर कम होता है तो उसकी जो कैपेसिटी होती है एटमॉस्फेयर की वाटर वेपर्स को होल्ड करने की, वो रिड्यूस हो जाती है. इन दिस कंडीशन एक्सेस वेपर्स आर कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. इस कंडीशन के अंदर नॉर्मल
कंडीशन से ज्यादा वाटर वेपर्स कन्वर्ट होती है वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर. नाउ दीज ड्रॉपलेट्स आर नोन एज ड्यू. इसीलिए हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में पेड़ों के ऊपर वी यूजुअली गेट टू सी वाटर ड्रॉपलेट्स. दोज आर दैट इज बेसिकली ड्यू. स्कैटरिंग ऑफ लाइट. नाउ वी नो दैट जो एयर होती है वो माइन्यूट पार्टिकल्स से बनी हुई होती है. व्हेन लाइट इज स्प्लिट ऑन इट, जब उस पे लाइट को ट्रैवल किया जाता है या अ रे ऑफ लाइट इज गॉन थ्रू इट या इट गोज थ्रू इट, तो उस पॉइंट पे जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ लाइट. सो जो एयर है वो पार्टिकल्स ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है. टेम्परेचर कंट्रोल. अब एयर मेंटेन्स एंड रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ एयर. अब जो एटमॉस्फेयर है या एयर का जो टेम्परेचर है इट इज में वो जो है वो जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट किया जाता है एयर के दौरान के थ्रू. ऑब्वियसली यू वुड हैव सीन दैट देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पे इवन इफ इट्स वेरी हॉट तो काफी बहुत सारी ब्रीज वहां पे ब्लो करती है विच ट्राइज टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस.